हेलो, दिस इज रामपाल एंड नाउ आज हम लोग एनसीईआरटी की जो सीरीज स्टार्ट हुई थी उसी में कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे एक नए टॉपिक को और उसे पूरी तरह से स्क्रूटनी करेंगे। ठीक है, तो मेन मैटर है चैप्टर को पढ़ना नहीं बल्कि कैसा क्या करना है, यूटिलाइज करना है। जो हम लोगों का मेन पर्पज़ है कि कैसे यूटिलाइज करेंगे। और मैं आने वाले टाइम पे जो है एक इम्प्रूवमेंट और करने वाला हूँ एनसीईआरटी सीरीज में कि लास्ट में जैसे अभी तो मान लो कि जो है 6, 7, 8 ही चल रही है। ठीक, तो आने वाले टाइम में जैसे ही 9th या 10th की एनसीईआरटी पे हम इंटर करेंगे तो क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे हम, और उन क्वेश्चन के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी के कंटेंट को मेंस में यूज कैसे करें। पास में आ रही कि हम एनसीईआरटी कंटेंट को मेंस में यूज कैसे करें, उसे आंसर राइटिंग में अपने कैसे डालें। तो ये पांचों पार्ट है। मैंने बोला था चैप्टर का नेम नहीं बताएंगे। ठीक है, जो है बुक नहीं बताई जाएगी और सीधे ओनली टॉपिक पे बातें करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है आरंभिक मानव की खोज में। क्लियर? कि आरंभिक मानव की आज हम खोज में निकलेंगे और पढ़ेंगे तीनों एजेस को कि जो है पूरा पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक रहा और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट रहीं। कन्फर्म है? फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग न्यूलिथिक एज के बारे में। कन्फर्म है कि न्यूलिथिक एज कैसे रहा, यानी कि नवपाषाण काल। तो अगर आज हम सीधी बातें करें आरंभिक मानव की खोज में तो कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर ये टाइम पीरियड देखें तो आज से हम लोग 5 लाख साल पहले चले जाएंगे। ठीक है, 5 लाख साल पहले चले जाएंगे। ये ध्यान दे लेना कि आज से हम कहाँ बात करने वाले हैं, 5 लाख ईयर बिफोर। ठीक, तो एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जो है जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो मीडियम रहेगा एनसीईआरटी का वो मैं बहुत कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश तो चल रहा है। अगर बाकी क्लासेस का भी आप मीडियम हिंदी और इंग्लिश बहुत बाईलैंग्वेज चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक, तो मैं जो है आपका पूरा कंटेंट बाईलैंग्वेज कर देंगे। बात समझ आ रही? चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आज देखा जाए तो भारतीय विद्वान क्या करते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं कि अनुमानता कहते हैं कि लगभग 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व के आसपास यह देश मानव का निवास स्थान बना। तो आज से कब की बातें करें हम लोग, 5 लाख ईयर। देखो जो बातें मैं लेक्चर में बोलता हूँ वो बातें मैंने पूरी पॉइंट पॉइंट करके एक एक बात को मेंशन किया है। कंफर्म है? ठीक है, चूंकि इस युग के लोग अपनी सभी आवश्यकताओं को केवल पसाड़ पत्थर के उपकरणों की सहायता से ही पूरा करते थे, इसलिए इस युग को पसाड़ युग कहते हैं। रीजन क्या है पसाड़ युग बोलने का? तो रीजन है पसाड़ युग का कि लोगों की जो आवश्यकताओं की चीजें थी वो केवल और केवल किससे बनकर बनी थी, पत्थरों से बनी थी। इस वजह से इसे पसाड़ युग बोला गया। ठीक है, अब तक जितने भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईस्वी तक के काल को भारतीय मानव की प्रगति का प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द एविडेंस दैट हैज बीन रिसीव्ड सो फॉर 5 लाख BC, द पीरियड फ्रॉम 2500 AD इज कंसिडर्ड टू बी द प्रीहिस्टोरिक एज ऑफ इंडियन ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक, तो अब जो है हमने इंट्रो समझ लिया। क्या है इंट्रो में निकल के आया रिजल्ट? इंट्रो में रिजल्ट निकल के आया कि आज से जो 5 लाख साल पहले का टाइम था या 5 लाख साल से 5 लाख से अगर देख लें 2500 AD तक का टाइम, तो क्या होता है पसाड़ काल कहलाता है। रीजन क्या रहा कि लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पसाड़ों यानी पत्थरों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया। ठीक है, तो अब देखते हैं पूरा पसाड़ काल। ठीक है, पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो आरंभ में माना जाता था कि पृथ्वी ईश्वर द्वारा बनाई गई है। क्लियर है? तो ये आज भी अवधारणा है कि जो है स्पिरिचुअलिटी हर जगह है, बात में आ रही है। और जहाँ स्पिरिचुअलिटी है तो वहाँ पे साइंस थोड़ा सा तो आप देखते हो हमेशा दम तोड़ता है। ठीक है, परंतु वैज्ञानिकों ने इस धारणा को बदला। पहले मानव बंदर की तरह झुककर हाथ और पैर दोनों से चलता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो है आप कह सकते हो कि मानव का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, मानव क्या वो एक स्ट्रेट पाथ पे आ गया, स्ट्रेट चलने लग गया। ठीक है, तो दोनों हाथों के फ्री हो जाने से वह इनसे अनेक काम करने लगा। फिर बाद में तो मस्तिष्क से सोचने का काम करने लगा और आज विज्ञान हमारे सामने है। ठीक है, तो कैसा रिजल्ट निकल के आया कि जो है अगर आप देखा जाए 5 लाख BC पहले मानव कैसा था, एक तरह से जंगली था आप कह सकते हो।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मानव का विकास होता है और मानव अपनी आज की स्टेट में पहुंचता है। तो जो मैं बता रहा हूँ, जो इंग्लिश वाले हैं तो लोग सीधे अपने इंग्लिश के पॉइंटों पे ध्यान दें, ठीक है। मैं हिंदी में ही बोलूँगा, हिंदी में ही समझाऊंगा, क्लियर है। अब यहाँ पैलियोलिथिक एज के फैक्ट के बारे में जानते हैं कि जो है पैलियोलिथिक एज के फैक्ट क्या कर रहे हैं। तो जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय को पुरातत्वविदों ने पूरा पसार काल नाम दिया है। बात समझ आ रही है? कब का पूरा पसार नाम दिया है? जब वो पत्थरों का प्रयोग करता था, ठीक। यह शब्द प्राचीन और पसार यानी पत्थर से बना है। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया, ठीक। पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पसार काल की अवधि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक है। पूरा पसार कब से कब है? 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट है और इम्पोर्टेंट है, प्री वगैरह में आ सकता है, ठीक। अब इन्हें जो है कितने युग में बांटा गया, तो अगर देखा जाए तो मेनली 3 युग में। पहला है हमारा आरंभिक, फिर देखा जाता है मध्य, और फिर देखा जाता है उत्तर पूरा पसार काल, ठीक है। उत्तर पूरा पसार युग। तो द एरा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अर्ली, मिडिल एंड लेट पैलियोलिथिक एज। कंफर्म है? तो माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा। तो किस युग में सबसे ज़्यादा दिनों तक रहा? पूरा पसार काल में। कहाँ की बातें हो रही हैं? पूरा पसार काल की बातें हो रही हैं। तो ये ध्यान दें, इस एज में बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा दिनों तक मानव इसी एज में रहा। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करता था। क्या करता? हंटिंग करते थे। कोई एग्रीकल्चर के एविडेंसेस नहीं मिले हैं यहाँ से। कोई पशुपालन के एग्रीकल्चर जो है, पशुपालन का कोई भी एविडेंस यहाँ से नहीं मिलता पूरा पसार काल से, ठीक। इस युग में लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह था आग को जलाना। तो आप देख सकते हो कि इन्वेंशन ऑफ फायर, क्या इन्वेंशन ऑफ फायर कहाँ से हुआ? पूरा पसार काल से। पूरा पसार काल से इन्वेंशन ऑफ फायर, क्लियर है। तो आप इस बात को याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है प्री में कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो पूरा पसार काल में होता है। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पे? कुरनूल की गुफाओं। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। जो लोकेशन मैं मेंशन कर रहा हूँ उन लोकेशंस को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें, तो आप नोट्स प्रिपेयर करते चलें। पुरातत्वविदों ने पूरे नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हुसंगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की है। बस मेरे कहाँ कहाँ पे मैंने मेंशन किया? पुणे का नासिक क्षेत्र है, जो पुणे वाला इलाका है, नासिक वाला वो। कर्नाटक का हुसंगी क्षेत्र है जो, और आंध्र प्रदेश का कुरनूल क्षेत्र। कौन सा? कुरनूल क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में क्या हुआ? इन युगों के स्थलों की खोज की गई है। यहाँ पर इन युगों के स्थलों के मिलने की जानकारी यहाँ की पुष्टि करती है। यहाँ बात समझ आ रही है? इन क्षेत्रों में कई नदियां हैं, जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि। इन स्थानों में चूना पत्थर से बने अनेक पूरा पसार औजार वेपन्स मिले हैं, क्लियर है। किन क्षेत्रों में? जो ये क्षेत्र मैं मेंशन कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, मेंशन कर लें, ध्यान दें, ठीक। नेक्स्ट, पुरातत्वविदों ने पूरे नासिक क्षेत्र, कर्नाटक होसंगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की है। मैं पहले बता चुका हूँ, ये पॉइंट जो है मैंने दोबारा टाइप कर दिया, ठीक है। इन क्षेत्रों में कई नदियां जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि जो है आप मिलती हैं, और पूरा पसार औजार भी मिले। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये दोबारा पॉइंट मेंशन हो गया, ठीक है। नदियों के कारण इन स्थलों के जलवायु में नमी रहती है। यहाँ गैड़ा और जंगली बैल के अनेक कंकाल मिले हैं। तो वेजिटेशन पे ध्यान दें कि जो है वहाँ पे एनिमल कैसे रहे। वहाँ पर नदियों के होने की वजह से वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या है? नमी है, और नमी के होने की वजह से वहाँ पे इसका पुष्टि की जा सकती है कि वहाँ पे गैड़ा और जंगली बैल के कंकाल मिले हैं। तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट रहे होंगे, ठीक है। ऐसे अनुमान लगाया गया कि इन क्षेत्रों में इस युग में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती होगी। ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया है कि गैंडा और जंगली बैल नमी वाले स्थानों में रहना पसंद करते हैं, क्लियर। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि हुई, क्लियर। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं से मिलता है जहां वह रहता था। तो चित्रकारी के भी प्रमाण मिले हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि चित्रकारी के प्रमाण मिले। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा कि आग की खोज यहीं से होती है, इन्वेंशन यहीं से होता है। एग्रीकल्चर कोई नहीं मिला। बात समझ आ रही है? स्थान कहाँ कहाँ पे मिले? आंध्र प्रदेश में मिला। कहाँ मिला? पूरे नासिक में मिला। बात समझ आ रही है?
और कहाँ मिले, कर्नाटक के संगीत क्षेत्र में मिले। ठीक, कौन कौन सी नदियां हैं इन क्षेत्रों के आसपास, तो ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, भीमा है, वर्धा है, और भी अनेक नदियां हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमने मेंशन की हैं। बात समझ में आ रही है? तो इन बातों को ध्यान दें क्योंकि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखते हैं। ठीक है, देखो मैं मार्क कर देता हूँ, जिनमें स्टार मार्क कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हिस्ट्री एक तय करती है कि हमारा जियोग्राफिकल फीचर कैसा रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं मध्य पसार युग जो है मीजोलिथिक एज क्या कहता है। पूरा पसार काल लगभग 1 लाख वर्ष तक चला। तो इस टाइम पीरियड को भी याद करें कि पूरा पसार काल कब तक चला, 1 लाख साल तक चला। उसके बाद मध्य पसार काल या मीसोलिथिक एज आया। बदले हुए युग में कई परिवर्तन हुए। देखो जैसे जैसे युगों का परिवर्तन होगा वैसे वैसे ह्यूमन यानी मनुष्य क्या करेगा, डेवलपमेंट करता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? डेवलपमेंट करता हुआ नजर आएगा और एक मूल चूल परिवर्तन यहाँ पे नजर आते हैं। थोड़े मोड़े परिवर्तन नजर नहीं आते, एक आमूलचूल परिवर्तन नजर आता है यहाँ पे। ठीक है, जीवन शैली में बदलाव बदलाव आया, तापमान में भी वृद्धि हुई, साथ साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आए। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? 8000 ईसा पूर्व से। तो मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड याद कर लें कि कहाँ से चालू होता है ये, 8000 ईसा पूर्व से। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो यह काल लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास उच्च पूरा पसार युग का अंत हो गया। बात समझ आ रही कि जो बहुत हायर पूरा पसार का काल चल रहा था वो वहाँ पे आकर के पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जलवायु उष्ण एवं शुष्क हो गया। तो वहाँ पे जलवायु कैसी हो गई, उष्ण हो गई और सूखी हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही, शुष्क हो गई। तो परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या निकला, परिणाम स्वरूप बहुत सारे मौसमी जल स्रोत सूख गए होंगे और सारे जीव जंतु दक्षिण अथवा पूर्व की ओर प्रवास कर गए होंगे, जहाँ कम से कम मौसमी वर्षा के कारण लाभकारी और उपयुक्त घनी वनस्पति बनी रह सकती थी। क्लियर? जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ वनस्पति व जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना संभव हुआ। ठीक, तो जैसे जैसे समय चेंज हुआ तो बोलते हैं ना समय के साथ चीज़ें भी चेंज होती हैं। तो टाइम के साथ क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंज आए और जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आए वैसे ही वैसे मनुष्य ने अपने आप को क्या करना, ढालना चालू कर दिया। क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, अगर वो हमारा कंफर्ट जोन को ब्रेक करता है तो क्या होता है, बड़ी तकलीफ होती है। समझ लो ना, जैसे कि आज हमारा एक कंफर्ट जोन है कि भाई पढ़ाई नहीं करनी है ना। बहुत सारे लोग होते हैं अरे ये क्या पढ़ाएगा। आज जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट किया है ना, तो क्या पढ़ाएंगे वो तो वक्त बताएगा, देख लेते हैं। बात समझ आ रही है? मैंने 3 मंथ का टाइम मांगा कि 3 मंथ में अगर मैं सिलेबस दे पाता हूँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो म्यूजिक एज के फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे किन किन चीज़ों का इन्वेंशन हुआ और ह्यूमन ने कितना डेवलपमेंट इस एरा में आते आते किया। तो तापमान में बदलाव आया, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने के कारण जौ, गेहूं, धान जैसी फसलें उगने लगीं। यानी कि मैं अगर सीधे बात करूं तो ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है और लॉसफुल भी है। लॉसफुल कैसे है? आजकल लॉसफुल के तो रीजन देख ही रहे हैं। अब देखो अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो वहाँ पर क्रॉप का होना पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान ना, इस वजह से ये यूजफुल है। जब मैं ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक लेकर के आऊँगा तो बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर करेंगे। ठीक, इस समय के लोग भी गुफाओं में रहते थे। पुरातत्वविदों को कई स्थलों से मीसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। पश्चिम मध्य भारत और मैसूर कर्नाटक में इस युग की कई गुफाएं मिली हैं। तो लोकेशन याद करें, कहाँ कहाँ मिले हैं, पश्चिम में मिले हैं और कहाँ, मध्य भारत और कर्नाटक। ठीक है, मैसूर। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। तो देखो पहले क्या था, पूरा पाषाण काल में जो है कोई भी पशुपालन का हमें चर्चा नहीं मिली, हमारे पास कोई भी एग्रीकल्चर की चर्चा नहीं मिली। तो इंसान में क्या हुआ, एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। ठीक, इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना और इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करता था। ठीक, तो यानी कि मनुष्य ने अपने आप को डेवलप करना चालू किया। जो शिकार करके खाते थे उन्होंने क्या किया, अब थोड़ा सा अपने आप को डेवलप किया, शहद जमा करना चालू कर चुके थे, शिकार तब भी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ मछलियों को पकड़ना भी यहाँ पे चालू हुआ। ठीक,
तो देन उसके बाद देखते हैं नौपाषाण काल क्या आता है। तो इस युग में वह भोजन का उत्पादक हो गया, अर्थात उससे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया। जिस कृषि पद्धति का, यानी कि जिस एग्रीकल्चर का, उसे क्या होता है, मीजोलिथिक में इन्वेंशन करता है। बात समझ आ रही? मीजोलिथिक में क्या करता है, इन्वेंशन करता है। तो वही आकर के नियोलिथिक में क्या हो जाता है, एक अच्छी खासी पद्धति, एक एग्रीकल्चर की अच्छा खासा सिस्टम वो क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेता है। ठीक, यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। नवपाषाण काल को जो है क्या बोला जाता है, तीसरी और अंतिम कड़ी बोला जाता है। तो भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू हुआ और संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। तो ये ध्यान दें कहाँ से कहाँ चालू हुआ, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है कि 4000 से 2500। ठीक है, इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था। उसने अपने बौद्धिक विकास, अनुभव, परंपरा और स्मृति का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के औजारों व हथियारों को काफी सुधार लिया। ठीक है, तो उसने हथियारों में भी इम्प्रूवमेंट इंसान ने की। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फिर इसमें लोकेशन ध्यान दें, कहाँ कहाँ पे, दक्षिण भारत कन्फर्म है, साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया में इनके स्थल प्राप्त हुए। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ये साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट जो याद रखना है पीढ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोदावरी नदी के दक्षिण में मिले हैं इनके साक्ष्य। ठीक है, इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियों और नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित की थी। कहाँ देखो, यानी कि अगर जहाँ पर ग्रेनाइट पाया जाता होगा तो सिंपल सी बात है वहाँ पर नवपाषाण युग के साक्ष्य मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक, पूर्वी गंगा में, पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के डेल्टाओं में मानव रहता था। तो ये ध्यान दो, डेल्टा होता क्या है ये बता देते हैं। जहाँ पर देखो कोई नदियाँ मिलती हों, जहाँ पर कोई नदियाँ मिलती हों और वहाँ पर क्या हो, एक ट्रियंगल शेप की आकृति बन जाए, उसे बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है हम बताएंगे कि जो है कैसे पॉजिटिव जो पार्टिकल मिनरल हमारे वाटर में प्रेजेंट है और वो कैसे डस्ट पार्टिकल या जो है सैंड के साथ मिल करके अवक्षेपित हो जाते हैं और जम जाते हैं और एक ट्रायंगल शेप की आकृति बना लेते हैं जिसे डेल्टा बोला जाता है। बात समझ आ रही है? डेल्टा, एस्चुरी वगैरह सब बताएंगे जब हम ज्योग्राफी के टॉपिक में आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं न्यूलिजिक एज की फैक्ट की। तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि जो है हमारा न्यूलिथिक एज कैसा रहा। बात समझ आई, न्यूलिथिक एज हमारा कैसा रहा। तो उससे उससे पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनता है और वह बीज बोने लगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसे वेजिटेशन के बारे में नॉलेज हो चुका था, एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप कर चुका था उस टाइम पे मनुष्य। बात समझ आ रही है? तो उसने क्या, उसने सोच लिया कि अब जो है इस बीज से हम क्या बना सकते हैं, क्रॉप ग्रो कर सकते हैं और वनस्पति एक वेजिटेशन निकल करके यहाँ पर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी और जैसे जौ गेहूँ जैसे क्रॉप यहाँ पे होने लगी। ठीक है, बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना भी सीखा। यानी कि क्या करना सीखा उसने, सिंचाई करना भी सीखा। वह अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर उसका भंडार करना सीख गया। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों था। अब देखो जो है हमें कृषक और पशुपालन की जो भाप है वो कहाँ से मिलना चालू हो जाती है, हमें मिलना चालू हो जाती है मीजोलिथिक एज से। कहाँ से? मीजोलिथिक एज से। कन्फर्म है? मीजोलिथिक एज के बाद जब इंसान और डेवलप हुआ, तो डेवलप होने के बाद जो है उसने क्या किया, एक तरह से पूरी तरह से क्रॉप ग्रो करना न्यूलिथिक एज में सीख लिया और पशुपालक भी बन गया। ठीक, कई स्थलों पर इस युग के अनाज के दाने मिले हैं। इन दानों से पता लगता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थीं। तो जो है अभी हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस की कमी है ही है, आप देखते हो हमारे पास लिखे साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हम लोग जो है इस हिस्ट्री के अंदर, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर मोस्टली अगर एक अर्ली टाइम पीरियड देखा जाए तो हम क्या करते हैं, एक आर्किटेक्चर के बेसिस पर ही इनका पता लगाते हैं और इसी वजह से विद्वानों के बीच में, इतिहासकारों के बीच में ये विवाद का विषय बना रहता है। ठीक, तो अगर इसकी लोकेशन देखें तो उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, यानी कि पाकिस्तान। बात समझ आ रही है? कहाँ? पाकिस्तान में है मेहरगढ़। ठीक, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक की लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, गफकराल और बुजरहोम कश्मीर में है। कोहली हवा और महागढ़ी उत्तर प्रदेश में है। चिरांद बिहार में है। हल्लूर और पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में। गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान दें, लोकेशन ध्यान दें, कहाँ कहाँ से, मेहरगढ़। ठीक है, उसके बाद गफकराल,
उसके बाद बुज्रहोम, कोल्डी हवा, कोलड़ी हवा, और कहाँ है, और क्या है, महागढ़ी, महागढ़ी, दोनों कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में है। चिरांद, चिरांद के बाद देखा जाए तो हल्लूर और पय्यमपल्ली। तो ये लोकेशन, ये प्लेसेस याद करने हैं, ठीक, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी में आप अगर लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण वह स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। कहीं कहीं झोपड़ियों और घरों के अवशेष मिले हैं। बुज होम में गड्ढे का घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे घर को गर्तवास नाम दिया गया। प्री इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। गर्तवास किसे बोलते हैं वो पूछ सकता है। जो गड्ढे वाले घर का जो है, गड्ढे के अंदर बने घर का जो है एविडेंस कहाँ से मिलता है, बुज होम से मिलता है। ये भी वो क्वेश्चन घुमाकर कर सकता है। मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले हैं जो चौकोर और आयतकार हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो है आप मेहरगढ़ से ध्यान देते हैं, क्लियर है, ठीक है। मेहरगढ़ में आप इस बात को ध्यान दें कि जो है वहाँ से किस किस के अवशेष मिले, घरों के अवशेष मिले हैं और चौकेर और आयतकार मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। तो एक इम्प्रूवमेंट और यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पर बस्तियों का निर्माण भी होना चालू हो जाता है, जो कि हमें मीजोलिथिक एज में नहीं देखने को मिलता। मीजोलिथिक एज में हमें केवल ये देखने को मिलता है कि उन लोगों ने क्या किया, पशुपालन चालू किया, उन लोगों ने और क्या किया, खेती करना चालू की, ठीक। लेकिन कहीं पर कम्युनिटी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। बात समझ आ रही है। परिवारों को समूह ने जनजाति को जन्म दिया। तो जो आज ट्राइबल एरियाज हमें मिलते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे वो साउथ में हो, बात समझ आ रही है, चाहे वो हमारे थोड़े बहुत आपके जो है ईस्ट में नॉर्थ में भी हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल एरियाज हैं आज के, वो कहाँ से हमें मिलना चालू हो जाते हैं, वो हमें मिलना चालू हो जाते हैं जाकर के नियोलिथिक एज से। जन्म जाति के सदस्यों को आयु, बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य दिया जाता था, ठीक। नवपाषाण काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपराएं होती थी। भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। तो आज ये कल्चर आज भी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ आज भी ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं, आज भी हमारे यहाँ ट्राइबल से डांस हैं और सारी चीज़ें, आज भी ट्राइबल लैंग्वेजेस हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं। तो आप देख सकते हो कि मनुष्य ने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया, 5 लाख साल से चालू किया और 2500 में आकर के वो क्या करता है, यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। नेक्स्ट अगर बात करें फैक्ट की, तो इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा करते थे। तो यानी कि अगर नियोलिथिक एज में देखा जाए तो लोग कैसे थे, प्रकृति पूजक थे, ठीक है। नियोलिथिक एज में भी लोग कैसे रहे, प्रकृति पूजक रहे, नेचर की पूजा करते थे, ठीक है, प्रकृति पूजक रहे। इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास करते थे। तो यानी आप यहाँ से देख सकते हो कि पेंटिंग के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया, ये बात इंपॉर्टेंट है। ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष को जनजाति का सरदार बनाया जाता था। तो सिंपल सी बात है, हर जगह पे आज भी यही है कि जो है आज भी बाहुबलीपना देखते होगे कि जो इलेक्शन वगैरह में चलता रहता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब हमने देखो क्या क्या बातें कर ली। हमने पहले जो बातें की, हमने बातें की पैलियोलिथिक एज की, क्लियर है, पैलियोलिथिक एज की। फिर बातें की उनके फैक्ट की। फिर हमने बातें की मीजोलिथिक एज की। मीजोलिथिक एज के बाद हमने बातें की उनके फैक्ट की। और फिर हमने बातें की नियोलिथिक एज की, नियोलिथिक एज की और फिर उनके फैक्ट की। तो नोट्स बनाते चलें, ये इम्पोर्टेंट है और प्री के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है और मेंस की बेसिस पे भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो अब अगर देखें तो जो है पूरा पसार काल में ही अखेटक किन्हें कहा जाता था। तो जो खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जिसे पूरा पसार कहा जाता था। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये अखेटक, ठीक है। अब देखो जो मैंने एज के बारे में बताया, जो एजों के बारे में बताया, एज के बारे में बताया, वो मैंने एडिशनल कंटेंट दिया, एडिशनल कंटेंट है,
बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर देखा जाए, ये जो कंटेंट है ये है एनसीईआरटी, ये है एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी को आप केवल लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको चैप्टर में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, याद रखें। क्लियर है। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आखेटक खाद्य संग्राहक आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने, पौधे पत्तियां, अंडा इत्यादि इकट्ठा करते थे। ये बात मैं पहले भी बताया आया हूँ जब मैं पहले लिटरेचर पढ़ा रहा था। ठीक। देन उसके बाद देखें, ये अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए करते थे। वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। प्री फैक्ट है, प्री मसाला है, ध्यान दो। कभी कभी वो बचपना कर देता है यूपीएससी कि जो है उद्योग स्थल किसे बोला जाता था, तो सिंपल सी बात आप बता देंगे कि जहाँ पर पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, जहाँ पर लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, वहाँ उस प्लेस को उद्योग उद्योग स्थल कहा जाता है। ठीक है। आवासीय पुरा स्थल उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ लोग रहते थे। बात समझ में आ रही है। आवासीय पुरा स्थल किसे कहा जाता है? उन स्थानों को बोला जाता है जहाँ लोग क्या करते थे, रहते थे। ठीक है। आवासीय पुरा स्थलों में आखेटक यानी खाद्य संग्रह इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आवासीय पुरा स्थलों जैसे प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा नदी के पास है। मैं पहले हर एक की लोकेशन क्लियर करके आया हूँ। एक मोटे तौर पर जो एनसीईआरटी ने लोकेशन मेंशन की है वो मैं बता देता हूँ कि जो है आपके विंध्य और दक्कन के जो इलाके हैं वहाँ पर पुरा स्थलों, आवासीय पुरा स्थलों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक। तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के शेष अवशेष मिलते हैं। तो क्या क्या मिलता है भाई, हम ध्यान दें। हम लोग को मिलता ही क्या है, आर्कियोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं, पत्थर ढूंढते हैं। अगर हमें कोई क्रॉप का एविडेंस मिल जाए वो ढूंढते हैं, और हम उसे क्या करते हैं, हम उससे जो है कार्बन डेटिंग के थ्रू ये पता कर लेते हैं कि ये आज से कितने साल पहले के हैं। जब हमें ये बात पता चल जाती है तो हम ये जान जाते हैं कि हाँ भाई इतने साल पहले के हैं, इतने सालों पहले के, तो ये इस एज के हो सकते हैं। ये बात हम लोग आसानी से मेंशन कर लेते हैं। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो उस टाइम पे औजार बनाने की दो तकनीकें थीं। दो में से दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पूछा जाता है कि दबाव सल्क तकनीक क्या थी। तो पसाड़ औजार का निर्माण करने की दो विधियों में से ये एक है। ठीक है। जिसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पाए हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं जिससे मनचाहा आकार वाला उपकरण बन जाता था। तो मीनिंग ये है कहने का, सिंपल सी बात में सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो कि क्या होता था। जैसे मान लो कि कोई ये एक स्टोन है, ये कोई दूसरा स्टोन है। ठीक है। अब उसे क्या होता था, इसमें रख दिया और एक किसी हथौड़ी वाले आकार के, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ, जैसे ये मान लो हथौड़ी हो गई ये। ठीक है। अब इससे क्या होता है, अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अब इससे उसे पीटते हैं या ठोकते हैं तो मैटर क्या होता है कि जो सल्क बन जाते हैं यानी कि वो शार्प हो जाते थे। और यही हमारी जो तकनीक थी कहलाई दबाव सल्क तकनीक यानी प्रेशर स्केल टेक्निक, यानी कि प्रेशर स्केल टेक्निक। बात समझ में आ रही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। और इस लेक्चर को आप तभी देखें जब जो है आप पुराना लेक्चर देख लें, क्योंकि पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। बात समझ में आ रही है। ये जो है एनसीईआरटी के 5 लेक्चर हो चुके हैं, ये 5वां है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।